आपका नारा था तो दिल्ली दिल्ली तक गूंज गया था, 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसे ही सड़क पाओगे। क्योंकि चुनाव के वक्त जो प्रलोभन दिया जाता है कोरबा में, विशेषकर आप देखेंगे तो यहाँ एक 10 रुपए का नोट दिया जाता है सीरियल नंबर वाला। उसको अगर आप किसी मुर्गे की दुकान में लेके जाएंगे तो एक मुर्गा आपको मिल जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां यहाँ की कर रही हैं। उसके अलावा 500 रुपए दिया जाता है प्रति व्यक्ति, कभी साड़ी दिया जाएगा, कभी कुछ दिया जाएगा। लेकिन अगले 15 सालों में कोरबा को जिस जगह पहुंचना चाहिए था, जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए था, उसकी जगह वो उससे भी नीचे चला गया। देखिए, ऐसा है कि जो काम राजनेताओं को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, इसीलिए जनता स्वयं सड़क पे आ गई। हम तो जनता कहाँ देखते हैं आप इस पूरे चुनावी मैदान में अपने आप को, और नेताजी कहाँ चूक गए काम करने से, और आपको कहाँ कमियां दिख रही है? देखिए है, नियत सही नहीं है लोगों की काम करने की। सिर्फ लोग ठेकेदारी करने के लिए यहाँ राजनीति में आना चाहते हैं। आज तक जितने भी, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो, जो भी लोग आए सिर्फ अपनी ठेकेदारी को दिखाने के लिए आना चाहते हैं। क्या लगता है सरकार में आने के बाद नेता भूल जाते हैं वो किन के लिए आए। अभी चुनाव तक तो लोग हाथ पैर जोड़ते रहेंगे, मुझे वोट करो, मैं आपके लिए काम करूंगा। जिस दिन से सरकार में आते हैं वो भूल जाते हैं। तो हमारी तो गारंटी आती है, किसी भी और दूसरे सरकार में, किसी भी और दूसरे राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं है कि वो गारंटी देते हैं। विधायक के अगर कोई तो काम होंगे जो यहाँ पे बहुत अच्छा किए होंगे, जिससे आप इम्प्रेस हुए होंगे, वो बता दीजिए। मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे जैसे गैर राजनीतिक आदमी और मेरी जो टीम है जो पूरी तरह गैर राजनीतिक थी, इन लोगों के ना काम करने की वजह से हम लोग को राजनीति में आना पड़ गया। तो ये काम तो इन लोगों ने किया ही। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब का हमारा खास चैनल कट टू कट। आज हम बात करेंगे कोरबा की सियासत पर। वैसे तो छत्तीसगढ़ में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस उल्टी गिनती में बीजेपी ने बाजी मारते हुए अपने 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। कांग्रेस में फिलहाल अभी मंथन का दौर जारी है और इस मंथन के दौर के बीच में आम आदमी पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों के नाम को सामने मैदान में रख दिया है। आपको बात करें कि अगर छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में, तो कोरबा का जो कोरबा विधानसभा है, कोरबा जिले का, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और इसमें कोरबा विधानसभा जो है एक हाई प्रोफाइल सीट है। और यहाँ से जो राजस्व मंत्री है जयसिंह अग्रवाल, वो 3 बार से कांग्रेस के विधायक हैं और इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। और इस कांग्रेस के गढ़ के लिए भाजपा ने लखनलाल देवांगन को बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया है। और जो 10 लोगों की लिस्ट जारी की है आम आदमी पार्टी ने, उस लिस्ट में विशाल केलकर का नाम आपकी ओर से सामने आया है। विशाल केलकर की पहचान जिस तरह से शहर में लोग जानते हैं, उन्होंने वर्ष 2016-17 में जन संगठन की नींव डाली। जन संगठन के जरिए उन्होंने क्षेत्र में काम करना, सामाजिक काम करना शुरू किया और उन्होंने एक नारा दिया था, सड़क के जो गड्ढे थे उन्होंने गड्ढे पटवाने शुरू किए, स्ट्रीट लाइट लगवाई। और नेताओं को कहीं ना कहीं इस जन संगठन के काम से तकलीफ भी हुई थी और जन संगठन की ओर से उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ताल भी ठोके थे, लेकिन उनको काफ़ी कम वोट मिले थे, लोगों का वैसा समर्थन नहीं मिल पाया था और इस बार उनको आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी से उनको मौका मिला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी। क्या उम्मीदें हैं? और सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, आप बताइए कि आप विशाल केलकर हैं क्या? जी, शुरुआत करूंगा मैं उस जगह से जो बात आपने रखी कि पिछले बार हमें काफ़ी कम वोट मिले। मैं पिछले बार एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया था जी, और उसके बावजूद हम 2 महीना पहले हम लोगों ने चुनाव में अपने कदम रखे। उससे पहले हम लोग व्यक्तिगत और समूह के तौर पर समाज में कुछ कार्य करते रहे, लेकिन जब हमें लगा कि ये सारे कार्य जो है हम जब तक सिस्टम में सही जगह नहीं पहुँचेंगे तब तक नहीं हो सके, तो हम लोगों ने राजनीति में आने की और 2 महीने के अंदर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और हमें पूरे 252 में से 250 बूथों पर वोट मिले। करीब 4900 वोट मिले और मैं चौथे नंबर पे था। तो ये अपने आप में एक सफलता है कि 2 महीने में हम पूरे कोरबा विधानसभा तक पहुंचे और करीब 5000 लोगों ने हमारा साथ दिया। इसका मतलब ये है कि जनता भी एक विकल्प चाहती है, जनता भी किसी सच्चे आदमी के साथ देना चाहती है। मैं अपना परिचय दूंगा, मैं विशाल केलकर हूँ। मेरी पैदाइश कोरबा की है। सन 1977 में मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी 1965 में यहाँ पर आ गए थे और सीएससीबी के प्लांट पर थे। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा स्कूलों की यहीं पर हुई। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर चला गया, इंदौर और पिलानी में रहते हुए मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद स्वयं का व्यवसाय भी किया। सन 2016 से मैं सामाजिक कार्यों में हूँ और अब राजनीति भी कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। एक बात देखा जाए, अच्छी तालीम थी, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी तालीम थी,
इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मौजूदा राजनीति में अब ये आवाज उठने लग गई है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जो राजनेता हैं कहीं ना कहीं उनसे लोगों में भरोसा उठ रहा है। और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो तालीम की अगर बात की जाए, मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छी पढ़ाई चल रही थी, अच्छा जॉब था, ठेकेदारी भी करते हैं आप सप्लाई का, अच्छा खासा परिवार था, अचानक जन संगठन का उदय होता है। यू टर्न लाइफ में हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा आखिर कोरबा में ऐसी क्या चीज थी जो नहीं हो पा रहा था जिसके कारण आपको राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा? इसके बारे में बताइएगा। देखिए, चूंकि मैं कोरबा में पैदा हुआ हूँ और यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो मेरा कोरबा के प्रति एक विशेष लगाव भी है। 20-25 साल जब मुझे यहाँ रहते हुए हो गए, तो मुझे ऐसा लगा था कि कोरबा आगे बढ़ेगा और हम यहीं पर रहवासी हो गए, यहीं हमने मकान बनाया। लेकिन अगले 15 सालों में कोरबा को जिस जगह पहुँचना चाहिए था, जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए था, उसकी जगह वो उससे भी नीचे चला गया। हमारे मन में बार बार सवाल आता था कि इसकी वजह क्या है। कोरबा में सारी संसाधन उपलब्ध है, ऊर्जा नगरी है, फिर भी ऐसी हालत क्यों है। तो एक बार तो मन में आया कि हम कोरबा छोड़कर कहीं चले जाएं, लेकिन फिर बाद में जब हम सभी दोस्तों ने मिलकर विचार किया क्या करना चाहिए, तो हमने सोचा कि जगह बदलने से अच्छा है कि हम इस जगह को बदल कर देखते हैं, सिस्टम में उतर के देखते हैं और एक बार कोशिश करेंगे तो ये जगह को फिर से हरा भरा और अच्छा बनाया जा सकता नहीं, जन संगठन ने जब आपने शुरुआत की, उस मीडिया ने भी काफी कवरेज दिया था, हम लोग खुद आपका कवरेज किए थे। सड़कों के गड्ढे आपने अपने पैसे से पटवा दिए, एनटीपीसी को लेटर लिखा, एसईसीएल को लेटर लिखा, स्ट्रीट लाइट की समस्या, जो एक्चुअल में जो जनभावना थी, लोगों की समस्याएं थी, उसको आपने टच किया। एक आपका नारा था, तो दिल्ली दिल्ली तक गूंज गया था, 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसे ही सड़क पाओगे। वो क्या था, वो थोड़ा बता दीजिए आप। है। जी, एक्चुअली जब 2016 में हम लोगों ने काम चालू किया, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अपने अपने कार्यों में सक्षम है, उन्होंने अपने काम में से समय निकाल करके सैटरडे संडे को जनसेवा के लिए सड़कों को ठीक करना चालू किया, क्योंकि बिल्कुल चलने लायक सड़कें नहीं थे, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे थे, लोग मर भी रहे थे उसमें। तो हम लोगों ने अपने पैसे से उसको करना चालू किया, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये इतना बड़ा काम है कि हमारे घर के पैसों से ये नहीं हो सकता। तब हमने सोचा इस सिस्टम में घुसेंगे और 2018 में हमने चुनाव लड़ा। 2018 के चुनाव में हमें जनता ने अच्छा सहयोग दिया। उसके बाद 2020 तक भी जब हमने देखा कि वही हालत है, तो जन जागृति के लिए हम लोगों ने एक नारा बनाया कि अगर 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे, 500 में बिक जाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे। क्योंकि चुनाव के वक्त जो प्रलोभन दिया जाता है, कोरबा में विशेषकर आप देखेंगे, तो यहाँ एक 10 रुपए का नोट दिया जाता है सीरियल नंबर वाला, उसको अगर आप किसी मुर्गे की दुकान में लेके जाएंगे तो एक मुर्गा आपको मिल जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां यहाँ की कर रही हैं। उसके अलावा 500 रुपए दिया जाता है प्रति व्यक्ति, कभी साड़ी दिया जाएगा, कभी कुछ दिया जाएगा। इस तरह के प्रलोभन देकर के लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब हम विकल्प के तौर पर आए हैं पिछले 2 बार से, जो कुछ इस तरीके के प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं एक बार हमें मौका दीजिए काम करने का, आप हमें जगह देंगे, काम करने का मौका देंगे, हम निश्चित रूप से परिवर्तन लाएंगे। नहीं, आप लोग जब ये सड़कों को लेकर जब मुद्दा उठाया था, निश्चित तौर पर जो यहाँ के राजनेता है उनकी नींद हराम हो गई थी और कुछ जगहों में आपका विरोध भी हुआ था, जैसे आप लोगों ने बाकी मोंगरा क्षेत्र में किया था। वो भी थोड़ा डिटेल में बताइए, लोग को जानना चाहिए कि आखिर जब आप मुद्दा सही उठाते हैं तो राजनीति से जुड़े लोग आपका विरोध भी करते हैं, तो आखिर जनता के लिए ना आप लड़ रहे थे, तो फिर ऐसा बात क्यों आता है सामने? देखिए, ऐसा है कि जो काम राजनेताओं को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, इसीलिए जनता स्वयं सड़क पे आ गई। हम तो जनता ही थे जब हमने ये नारा दिया कि 10 का मुर्गा खाओगे ऐसी रोड पाओगे, या जब हम बनाने भी निकले तो राजनेताओं को अपनी पोल खुलती दिखी। तो जब किसी भी ऐसे भ्रष्ट आदमी को ऐसा लगेगा कि मेरी पोल खुल रही है, तो निश्चित तौर पर विरोध करने की कोशिश करेगा। बाकी मोगरा जहाँ की सड़कें काफ़ी खराब थी, जब हम वहाँ गए तो वहाँ कुछ शराबी तत्व आए थे, पी खा करके उन्होंने हमारा कार्यक्रम रोकने की कोशिश की, रोक भी दिया। ठीक है, वो उनका चुनाव था, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा। और जब संघर्ष आदमी करता है तो सफलता भी उसे एक न एक दिन मिलती है, मेहनत का फल मिलता है, ऊपर वाला भी देख रहा है। हमारा प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस हुआ और पूरे देश में जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ भाजपा वालों ने भी किया, जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ कांग्रेस वालों ने भी उनके खिलाफ किया। तो ये अब पूरे विश्व में ये नारा चल चुका है। 2018 के चुनाव का परिणाम, उसके बाद आम आदमी पार्टी आप ज्वाइन करते हैं, फिर से आम आदमी पार्टी आपको प्रत्याशी बनाकर कोरबा में उतारती है। परिवार में किस तरह का माहौल है? परिवार क्या बोल रहा है? फिर से राजनीति में चले गए, टेंशन होता है क्या? थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि हम लोग एक काफ़ी सामान्य परिवार से हैं और राजनीति में इससे पहले मेरे से पहले कोई भी नहीं रहा है। तो नॉर्मली जो है कि मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसमें यही कहा जाता है यार कि क्या करोगे राजनीति में जाकर के, किसके लिए लड़ रहे हो, ठीक है, अपना घर ठीक ठाक चल रहा है। थोड़े बहुत इश्यूज तो है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले, तो एक्चुअली सबसे पहली बात मुझे मेरी माँ ने ही कहा था कि घर में जगह बदलने के बोलने के बजाय, क्योंकि मैं जब ये कहता था कि चलो यहाँ से चलते हैं, रायपुर शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत घर में टेंशन होता था कि क्यों शिफ्ट होना है, कोरबा ही ठीक है। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि घर में लड़ने से अच्छा है बाहर जाके लड़ो और ये जगह को ठीक करो।
उस दिन मुझे स्ट्राइक किया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए यहाँ पे। उस दिन से ही हम लोग बाहर निकले। कोरबा की संभावना क्या देखते हैं? कोरबा में एक तो ये पूरा माइन एरिया है, माइन मिनरल एरिया है, कोयला है, पानी है, प्लांट्स हैं। उसके बावजूद भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या। कितनी संभावनाएं थी विकास को लेकर और नेता कहाँ विफल हो गए, नेता कहाँ पिछड़ गए? कांग्रेस का गढ़ है जहाँ से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। मौजूदा राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल आपके सामने टक्कर में काफ़ी मजबूत प्रत्याशी के रूप में माना जाता है और उनकी चुनावी रणनीति भी जो है काफ़ी मजबूत मानी जाती है। तो कहाँ देखते हैं आप इस पूरे चुनावी मैदान में अपने आप को, और नेताजी कहाँ चूक गए काम करने से और आपको कहाँ कमियां दिख रही है? देखिए, कोरबा में संभावनाएं काफ़ी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि संसाधन है, यहाँ पर पानी है, सबसे बड़ा पानी का रिसोर्स है छत्तीसगढ़ का। कोयला है, मुझे लगता है कि देश में इससे ज़्यादा कोयला कहीं पर भी नहीं है। बिजली बन रही है, एल्युमिनियम बन रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बेरोजगारी है। क्यों है, कैसा है, ये सबको पता है। नीयत सही नहीं है लोगों की काम करने की। सिर्फ लोग ठेकेदारी करने के लिए यहाँ राजनीति में आना चाहते हैं। आज तक जितने भी, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो, जो भी लोग आए सिर्फ अपनी ठेकेदारी को चमकाने के लिए इसमें आना चाहते हैं। नीयत सही रहेगी, निश्चित तौर पर आदमी सिस्टम में घुसेगा और ये भी देखेगा कि उसके लूप होल्स कहाँ हैं, उसे कहाँ से ठीक करना है, किस तरीके से रोजगार बढ़ाया जा सकता है, किस तरह शिक्षा में काम कराया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, यहाँ पर IT कॉलेज खुला था सभी संस्थानों के पैसे से जी। उस IT कॉलेज को कायदे से तो सरकारी कॉलेज बनाया जा सकता था। अगर सरकारी कॉलेज बनता तो पर ईयर 700 से 800 स्टूडेंट वहाँ पर आते। 700 से 800 स्टूडेंट वहाँ आते, टीचर्स रहते, मतलब 1000 फैमिली करीब करीब वहाँ पर आते, 1000 लोग वहाँ पर आते। कम से कम 500 फैमिली को तो एक्स्ट्रा काम मिलता, लेकिन नहीं हो पाया। आज वो बंद होने की कगार में है। जब मैंने इस बात को दूसरे लोगों से कहा तो बोले कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे। कौन सा ऐसा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बंद हो गया? सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, यहाँ से लोग कैंपस इंटरव्यू में लोग जाते, एल्यूमिनियम आते, कोरबा का नाम रोशन होता। शायद US से लेकर के बाहर के देशों में लोग जाते, कहते हमने कोरबा से पढ़ाई की, लेकिन हम चूक गए। 10 सालों में हम लोगों ने पूरी मेहनत करके उस जो है कॉलेज को बंद करवाने में लगा दिया। लेकिन जब यही इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है तो राजनेता उसका क्रेडिट लेते हैं। मेडिकल कॉलेज खुला तो लोग बोले कि हमारे प्रयास से मेडिकल कॉलेज खुल गया। सुविधा कितनी मिल पा रही है? क्योंकि केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम जहाँ भी हमारी सरकार बनी वहाँ स्कूल, स्वास्थ्य और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की और कोरबा, चूंकि आप कोरबा से प्रत्याशी हैं, कोरबा का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरबा की जो मौजूदा हालात हैं और कोरबा में जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर क्या नजरिया है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज नाम जरूर कर दिया गया है, लेकिन है तो वो जिला अस्पताल ही, आपको भी पता ही है। उसमें कोई विशेष सुविधाएं तो आई नहीं है। IT कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसी में अभी मेडिकल स्टूडेंट्स को बैठाया जा रहा है। अगर यही हालत रही तो कुछ सालों में ये लोग मेडिकल कॉलेज भी बंद ही कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। विकास कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इससे पहले, अगर 15-20 साल पहले अगर NTPC आते तो NTPC में एक फुल फ्लेज्ड अस्पताल था जी। CSCB में एक फुल फ्लेज्ड अस्पताल था, वहाँ पे काफ़ी कर्मचारी भी थे। और आज की डेट में वो दोनों अस्पताल बंद होने की कगार में। बिल्कुल। और हमारे यहाँ के नेताओं ने आज तक उसमें एक शब्द टीका टिप्पणी भी नहीं किया, क्योंकि ये लोग को लगता है कि हमारे काम जो वहाँ चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। अब यहीं से आप उड़ीसा चले जाइए, दर्लीपाली करके जगह, दर्लीपाली में 1600 मेगावाट का प्लांट आया, लेकिन उससे पहले वहाँ के नेताओं ने बोल दिया कि यहाँ पर एक 500 बिस्तर का अस्पताल बनाना, उसके बाद ही प्लांट का काम चालू करना। वहाँ प्लांट चालू होने से पहले 500 बिस्तर का अस्पताल रेडी है। नहीं, तो वही स्थिति तो पहले भी थी ना। जब NTPC ने प्लांट बनाया तो हॉस्पिटल बना दिया और आज वहाँ धीरे धीरे डॉक्टर घट गए, सुविधाएं घट गई और वो रेफरल सेंटर बन गया। यही हालत NTPC का, यही हालत SCCL का है, यही हालत बालको का है। दर्लीपाली में जो 500 बिस्तर का अस्पताल बना है वो बना करके उन्होंने सरकार को दे दिया, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी चालू हो गया। आप जा करके देखिए, कोविड में वहाँ बहुत अच्छा। सरकार की नीयत क्या लगती है? प्राइवेटेशन की ओर ज्यादा चले जा रही है, ठेका में देने में ज्यादा फायदा है, या फिर सरकार में आने के बाद में लोग काम नहीं करते हैं? क्या लगता है? सरकार में आने के बाद नेता भूल जाते हैं वो किन के लिए आए। अभी चुनाव तक तो लोग हाथ पैर जोड़ते रहेंगे, मुझे वोट करो, मैं आपके लिए काम करूंगा। जिस दिन से सरकार में आते हैं वो भूल जाते हैं। मैं आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण विपक्ष को दूंगा। पिछले 5 सालों में आपने कभी देखा भाजपा के लोगों को सड़क पर उतर के आंदोलन करते हुए? आज तक पिछले 5 सालों में उन्होंने एक भी कोरबा में आंदोलन नहीं किया। वो इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी आएगी, हम लूट लेंगे, अभी इनका चांस चल रहा है, इनको ले लेंगे। इस तरीके से तो कोरबा की राजनीति चल रही है। आपकी राजनीति की बात करते हैं। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, तब तो आप निर्दलीय जन संगठन के बैनर तले वो चुनाव पे आपने ताल ठोका था। हमारे पास जो डेटा है, जो एनालिसिस है, उसमें आम आदमी पार्टी ने 85 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री, लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने 10 गारंटी का वादा भी कर दिया है। 10 गारंटी में से 9 गारंटी तो उन्होंने
पत्ते खोल दिए। एक गारंटी जो आदिवासी किसान, इस पर उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है। 10 गारंटी कितने सफल होंगे और कितना चैलेंजिंग होगा कांग्रेस और भाजपा के लिए, कितना समीकरण बिगाड़ देंगे इनका? देखिए, हम समीकरण बिगाड़ने या बनाने नहीं आए, हम तो जीतने के लिए आए हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए आए हैं। जो जी। 9 गारंटियां दी है, जनता ये जानती है कि जो ये बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमने पंजाब में भी करके दिखाया है और दिल्ली में भी करके दिखाया है। पंजाब में तो हमने बल्कि वो भी काम किया है जो हमने बोला नहीं था, जैसे जिन लोगों को पक्की नौकरियां देना थी, वो तो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं था पंजाब में। जी। लेकिन सबसे पहले आते ही 35,000 लोगों को हम लोगों ने रेगुलर कर दिया। तो जनता जानती है कि जो 9 इन्होंने गारंटी दी है, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो बाद में आएगा। ये हमारी गारंटी है। जो 11 चीजें हम लिख करके दे रहे हैं, ये अभी गारंटी आएंगे। 9 अभी दे चुके हैं, 2 और बाद में। गारंटी का मतलब ये है कि हमारी सरकार आएगी और ये काम हो जाएंगे। मैनिफेस्टो अलग चीज है, मैनिफेस्टो में हम ये कर सकते हैं, ये हम उनको बताएंगे। तो हमारी तो गारंटी आती है। किसी भी और दूसरे सरकार में, किसी भी और दूसरे राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं है कि वो गारंटी दे दे। जनता को भरोसा ये आदमी कर सकता है। लेकिन आपकी जो गारंटी है, बिजली बिल माफ करने की बात है, बिजली बिल 300 जो यूनिट तक रहेगा उसको फ्री कर देंगे, मौजूदा सरकार भी दे रही है। धान को लेकर अभी आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। जो नियमितीकरण नौकरी को लेकर बात की जा रही है, जो डेटा है उसमें, और गांव में क्लिनिक खोला जाएगा, तो कांग्रेस सरकार भी दाई दीदी क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक ये सब चला रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब व्यवस्था चल रही है। इसमें अपडेशन क्या रहेगा देखिए, एक आपका? कॉपी पेस्ट है, ओरिजिनल और कॉपी पेस्ट में कुछ तो फर्क रहेगा ना। हाँ। ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा। तो हमारा काम ओरिजिनल है। जब जी। हमारे क्लिनिक चालू होंगे और जो अभी चल रहे हैं, आप हम्म। दोनों में अंतर देख सकते हैं। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ की क्लिनिक और यहाँ की क्लिनिक में अंतर है। हम्म। जब वहाँ किसी निजी अस्पताल में इलाज होता है तो 80 लाख का भी बिल बनता है, तो सरकार खुद दे देती है उसको। यहाँ पर बिल्कुल। ऐसा संभव हुआ है क्या? इस चीज़ को देखा है, मैंने भी देखा है। दिल्ली में जाते रहता हूँ तो वहाँ पे ये चीज़ तो लोगों ने बताया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को नो डाउट फायदा मिल रहा है। अब छत्तीसगढ़ में कितना इम्प्लीमेंट होगा ये तो सरकार आने के बाद देखेंगे। दूसरा, मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार है, 15 साल के वनवास के बाद आई और अभी बीजेपी विपक्ष में है, दोनों में क्या सिमिलरिटी देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में? और चूंकि आप आम आदमी पार्टी काम पे लोगों को ये बोलती है कि हम करप्शन के विरोध में हैं और जनता के कामों के लिए मैदान पे आते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है, या दोनों एक हैं? और आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ रखती है आम जनता के बीच? जुले हैं। हम्म। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से काम चल रहा है, हम्म। कांग्रेस और भाजपा जो है मिले जुले। इससे पहले भाजपा की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस शांत बैठी थी। अब कांग्रेस गवर्नमेंट है, भाजपा शांत बैठी हुई है। कारण यही है कि जो भाजपा ने पेड़ लगाए, उससे अब कांग्रेस खा रही है, जो भ्रष्टाचार के पेड़ लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी एक, अरविंद केजरीवाल जी अपने हर जगह बयान में कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है शरीफों की पार्टी है और पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जाता है जिनके पास में विजन है। एक बड़ा मुद्दा होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनके पास विजन होगा। मौजूदा अगर आप जिस विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाएगा, यहाँ देखा जाए तो जो लखनलाल देवांगन जो है बीजेपी के प्रत्याशी है, उनकी शिक्षा 7वीं क्लास तक है। और मौजूदा जो राजस्व मंत्री हैं, यहाँ कोरबा से विधायक है, 3 बार के विधायक है, उनकी शिक्षा कॉलेज तक की है। आप इंजीनियर हो जाते हैं तो शिक्षा में तो आप बहुत ऊपर हो गए। जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे? क्या पढ़े लिखे लोगों को भी जनता भरोसा करेगी, या फिर राजनेताओं के ही जो ये झांसे हैं, या फिर जो इनके जो बयानबाजी है, या इनका जो आप जो बोलते हैं 10 का मुर्गा का जो कूपन मिलता है, वोट इसी में डाइवर्ट हो जाएंगे? देखिए, हमारा प्रयास है कि हम जनता को सही राह दिखाएं, उनको ये बताएं कि ये जो आप वोट देते हैं, ये अगले आपके 5 साल किस तरह से होंगे, उस पर वो डिसाइड करेगा। जनता भी अब जैसे जैसे स्मार्ट होते जा रही है, जनता भी समझदार होती जा रही है। उनको भी समझ में आ रहा है कि अभी तक जो उन्होंने गलतियां की उसे नहीं दोहराना है। और एक बात और है कि इससे पहले उनके पास ऐसे कोई विकल्प भी नहीं थे जो उन्हें बगैर लालच दिए, बगैर प्रलोभन दिए वोट देने के लिए कहे। पहली बार आप आम आदमी पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में पूरे दमखम से उतर रही है, तो निश्चित तौर पे लोग हमारा सहयोग तो करेंगे, हम पे भरोसा तो आखिरी करेंगे। सवाल है, छत्तीसगढ़ में किस मॉडल को लेके आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी? मॉडल कौन सा होगा? पंजाब का मॉडल होगा या दिल्ली का मॉडल होगा? क्योंकि भाषण में तो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मॉडल को बता रहे हैं। पंजाब में आपको ऐतिहासिक जीत मिली और वहाँ पे कई तरह के बदलाव भी किए गए जिसको लेके जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल चलेगा? छत्तीसगढ़ में कौन सा मॉडल आप लोग अप्लाई करेंगे? पंजाब और दिल्ली दोनों की जो अच्छाई है वो छत्तीसगढ़ में अप्लाई होंगी। पंजाब में क्योंकि हमारी पूर्ण सरकार है जी, तो इसलिए उनका नाम ज्यादा लिया जाता है, लेकिन दोनों जगह जो अच्छाई होंगी उनको लेकर के यहाँ पर हम लोग। कोरबा विधानसभा की अब बात कर ले, आखिरी 2-4 सवाल। कोरबा में उम्मीदें क्या हैं? और विधायक के अगर कोई तो काम होंगे जो यहाँ पे बहुत अच्छा किए होंगे, जिससे आप इम्प्रेस हुए होंगे, वो बता दीजिए। अच्छे लगे होंगे जो जनहित में हुए होंगे। अब एक काम तो मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे जैसे गैर राजनीतिक आदमी और मेरी जो टीम है जो पूरी तरह गैर राजनीतिक थी, इन लोगों के ना काम करने की वजह से हम लोग को राजनीति में आना पड़ गया। तो ये काम तो इन लोगों ने किया ही है। चुनाव की उल्टी मतलब 1.5 से 2 महीना ही बच गया है चुनाव को लेकर,
और सीधे सीधे मंत्री के खिलाफ आप चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दूसरे एक संसदीय सचिव हैं जो कटघोरस होते थे और कोरबा आ गए हैं, और यंग है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। जनता कहना चाहेंगे, और कोरबा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर आप घर घर, चूंकि आप बोल रहे हैं जहां हम हर एक जनता, हर पब्लिक से 1 to 1 बात करेंगे, मुद्दा क्या होगा, क्योंकि पब्लिक मुद्दा से प्रभावित होती है, मुद्दा क्या होगा? देखिए, मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि प्रलोभन में मत आइए। अगले 5 सालों के लिए आप अपने नेतृत्व को चुन रहे हैं, और इस कोरबा शहर की, कोरबा विधानसभा की दशा दिशा क्या होगी वो आपका एक वोट ही डिसाइड करेगा। हमारे जो मेन मुद्दे रहेंगे वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य में अभी भी कोरबा की हालत बहुत ही ख़राब है। स्वास्थ्य सुविधाएं करीब करीब न के बराबर हैं। 2 दिन पहले भी हमने कुछ न्यूज़ ऐसी सुनी थी कि सांप के डसने की वजह से भी 2 लोगों की मौत हो गई थी। अगर कोरबा जैसा जगह, जो कि मतलब कहना चाहिए कि उन्नत जगह ही है, वहाँ पर अगर सांप काटने की दवाई न मिलने की वजह से 2 लोगों की मौत हो जाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। तो हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य पे हमारा पहला काम होगा कि हम इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं दें कि लोगों को बिलासपुर, रायपुर तक न दौड़ना पड़े। जनता अगर आपका समर्थन करती है, जनता अगर आपको इस बार वोट देती है, प्लान क्या है? कोरबा में क्या होना था जो नहीं हो पाया, जो आप देखते हैं कि ये चीज़ होना था लेकिन नहीं हो पाया? सबसे प्राथमिकता में क्या होगी? प्राथमिकता में सबसे पहले कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगी। यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान खोलना पड़ेंगे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बाहर के लोग भी कोरबा में आए। अभी आप देखेंगे तो किसी भी जगह के सफल होने में एक सबसे बड़ा हाथ होता है कि वहाँ फुटफॉल कितना हो रहा है बाहरी लोगों का। मुझे लगता है कि कोरबा में फुटफॉल ऑलमोस्ट 0 के बराबर है बाहरी लोगों का। कैसे बढ़ेगा ये? कुछ तो देखिए, शिक्षा के अगर आप अच्छे संस्थान खोलेंगे तो बाहर के पढ़ने के लिए लोग आएंगे, आसपास के गांव से लोग आएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ आ करके रहेंगे। दूसरा, यहाँ पे पर्यटन की भी असीम संभावना है। अगर पर्यटन के स्थलों को सही ढंग से डेवलप किया जाए तो भी लोग देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। करवाए तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिया सतरेंगा में, बुका में। सतरेंगा, अगर आप उस बिल्डिंग को बनने के पहले गए होंगे और देखा होगा, और बिल्डिंग बनने के बाद गए होंगे और देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि इन्होंने क्या कर दिया। सतरेंगा उससे पहले इतना खूबसूरत था, इन्होंने बिल्डिंग बना करके उसका जो व्यू था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। चलिए, अच्छा लगा। ये विशाल केलकर जी थे, आम आदमी पार्टी के कोरबा प्रत्याशी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोरबा में उम्मीदों की काफ़ी संभावनाएं हैं, बस नियत होनी चाहिए काम करने के लिए। खैर, चुनाव में अभी करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त है, और इस 1.5 से 2 महीने के बीच में बीजेपी के प्रत्याशी भी आएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी भी आएंगे। और अभी आज हमने आपके प्रत्याशी से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर नीयत साफ होगा, काम करने की सोच होगी, तो क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी हो सकता है।